नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अक्षांश और देशांतर। बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहली स्लाइड है पृथ्वी का आकार। पृथ्वी का आकार भू आकृतिक जियोइड या चपटी गोलाकार है। ये ऊपर और नीचे से थोड़ा चपटा था, बीच में उभरा हुआ है। इसका कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी के केंद्र से बाहर की तरफ लगता है। देखो, अगर अपन डायग्राम देखते हैं तो पृथ्वी जो भूमध्य रेखा पे है इसमें तो हमें ज़्यादा चौड़ी दिखाई दे रही है, और ध्रुवों की तरफ अगर हम देखते हैं तो पृथ्वी की चौड़ाई कम दिखाई दे रही है। तो ये किस कारण होता है? ये सेंटर में जो इसके पृथ्वी के सेंटर से जब ये घूर्णन करती है तो एक बल बाहर की तरफ लगता है, जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल का मान भूमध्य रेखा पर अधिक होता है और ध्रुवों पर कम होता है, इसलिए पृथ्वी कैसा शेप ले लेती है? जियोइड प्रकार का शेप ले लेती है। विशेष तथ्य में पढ़ते हैं। भूमध्य रेखा पर उभरी हुई और ध्रुवों पर चपटी होने के कारण भूमध्य रेखा त्रिज्या ध्रुवीय त्रिज्या से अधिक होती है। हम देख रहे हैं यहाँ पे भूमध्य रेखा की जो त्रिज्या होगी वो ध्रुवीय त्रिज्या से क्या होगी? अधिक होगी। इसी तरह अगर त्रिज्या अधिक है तो परिधि तो ऑटोमेटिक भूमध्य रेखा की अधिक होगी ध्रुवीय त्रिज्या ध्रुवीय परिधि से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड है त्रिज्या और परिधि। देखो, पृथ्वी की अगर त्रिज्या की बात करूँ तो भूमध्य रेखा पे कितनी है? 6,378 किलोमीटर, और ध्रुवों पे कितनी है? 6,357 किलोमीटर। अगर औसत त्रिज्या निकाली जाए तो वो आती है 6,371 किलोमीटर। पृथ्वी की परिधि की बात करूँ तो ध्रुवों पर है 40,007.86 किलोमीटर, भूमध्य रेखा पे 40,075 किलोमीटर, और औसत अगर परिधि निकाली जाए तो है 40,040 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, भूमध्य रेखा की पर जो गति होती है वो ध्रुवीय गति से क्या होती है? अधिक होती है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी। सूर्य से उपसौर। उपसौर वो कंडीशन है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, अर्थात कितनी दूरी पे होती है? 147 मिलियन किलोमीटर की पे। ये देख लो, ये है अपनी अपसौर वाली कंडीशन। 147.1 मिलियन किलोमीटर है जब सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होती है। और अपसौर वो कंडीशन है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, वो होती है 152 मिलियन किलोमीटर। ये वाली कंडीशन है जब पृथ्वी 152.1 मिलियन किलोमीटर है, अर्थात पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर स्थित है। जो उपसौर की कंडीशन है वो 3 जनवरी को होती है, और जो अपसौर की कंडीशन है वो 4 जुलाई को होती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड है चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी। उपभू जो कंडीशन है, इस कंडीशन में चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, और इस कंडीशन में चंद्रमा बड़ा दिखाई देता है। वो क्यों? क्योंकि अगर निकट है तो निकट की वस्तुएं बड़ी दिखाई देगी। और अपभू जो कंडीशन है, इस कंडीशन में चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है, और अपभू पर चंद्रमा का ज्वारे बल कम हो जाता है। देखो, ज्वारे बल, चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो पृथ्वी के समुद्री जल को अपनी ओर खींचता है, जिससे ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। हालांकि सूर्य भी ज्वार उत्पन्न करता है, लेकिन चंद्रमा का प्रभाव सूर्य से लगभग 2 गुना अधिक होता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के अधिक निकट है। अब अगर इस कंडीशन में, अपभू वाली कंडीशन में, चंद्रमा पृथ्वी से दूर है, चंद्रमा अगर पृथ्वी से दूर है तो उस टाइम जो समुद्र का जल है उस पर लगने वाला जो जी है चंद्रमा का, जो उस पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है वो कम रहेगा, तो अपनी ओर कम खींच पाएगा। तो इसीलिए अपभू पर चंद्रमा का ज्वारे बल कैसा होता है? कम होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आएगा। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। पृथ्वी का घूर्णन। घूर्णन की अगर बात करते हैं तो यहाँ घूर्णन का मतलब है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। देखो, पृथ्वी 2 तरीके से घूमती है। एक होता है अपने अक्ष पर, अर्थात जिस जो पृथ्वी का अक्ष है उसके साथ में घूमना पृथ्वी का, और एक होता है अपनी कक्ष में, अर्थात सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो चक्कर लगाती है उसको बोलते हैं उसकी कक्षा में घूमना। तो अगर अक्ष पे घूमती है तो उसको कहते हैं पृथ्वी का घूर्णन। इसमें दिशा होती है पश्चिम से पूर्व की ओर, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। समय लगता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का। इस कारण से दिन और रात बनते हैं। घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। देखो, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की परिधि सबसे अधिक होती है और ध्रुवों पर परिधि लगभग शून्य के बराबर होती है। तो अगर 24 घंटे में अधिक दूरी तय करनी है तो उसकी गति अधिक रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम देखें तो गति इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। तो अगर सेम ही दूरी 24 घंटे में कंप्लीट करनी है तो गति तो क्या है उसकी अधिक रखनी पड़ेगी ना। तो इसलिए जो भूमध्य रेखा पर गति होती है पृथ्वी की वो अधिक होती है बजाय ध्रुवों की गति के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण। परिक्रमण मतलब होता है अपनी कक्षा में घूमना, अर्थात पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो होता है उसका पृथ्वी का परिक्रमण, अपनी कक्ष में घूमना।
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर परिक्रमा करती है। ये समय कितना लेती है? 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9 सेकंड का समय लेती है। इसकी जो कक्षीय गति होती है वो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और इसके कारण क्या बनती है? ऋतुएं बनती है। इसके कारण क्या बनती है? ऋतुएं बनती है। जैसे हमारे यहाँ पे जो अगर मौसम विभाग के अनुसार बात की जाए तो 4 प्रमुख ऋतु हैं। शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा है, शरद ऋतु है। अगर शीत ऋतु की बात करूँ तो ये कब से कब तक रहती है? दिसंबर से फरवरी तक। फिर मार्च से मई तक रहती है हमारी ग्रीष्म ऋतु। और फिर वर्षा ऋतु रहती है जून से सितंबर तक। और शरद ऋतु रहती है अक्टूबर से नवंबर तक। इस तरीके से हमारा ऋतु साइकिल चलता है। सर्वाधिक गति की बात करो अगर मैं कक्षा में, तो बुध ग्रह की सर्वाधिक होती है और न्यूनतम गति किसकी होती है? वरुण ग्रह की न्यूनतम गति होती है। ठीक है दोस्तों, अगली स्लाइड पे चलते हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव देखो। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है? पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है 23.5 डिग्री। और पृथ्वी का कक्षीय झुकाव कितना है? पृथ्वी का कक्षीय झुकाव है 66.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यही झुकाव जो होता है पृथ्वी का, यही झुकाव क्या होता है? ऋतुओं का बनने का कारण होता है। जो हमारे यहाँ पे ऋतुएं बनती हैं, ऋतुओं के बनने का कारण क्या है? ये पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, ऋतुओं के बनने का कारण। ठीक है। और जून में उत्तरी गोलार्ध सूर्य, देखो इसी झुकाव के कारण जून में क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की ओर झुका रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है? सूर्य की सीधे किरणें पड़ती है और ग्रीष्म ऋतु रहती है। और इसी तरह दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका रहता है और वहाँ पे क्या होता है? दिसंबर में सूर्य की किरणें दक्षिण गोलार्ध पे सीधी पड़ती है, तो हमारे यहाँ पे क्या रहती है? शीत ऋतु रहती है। यदि अक्षय झुकाव न होता तो पृथ्वी पर ऋतुएं नहीं बनती है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर अक्षय झुकाव नहीं होता पृथ्वी का तो क्या नहीं बनती? ऋतुएं नहीं बनती। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अक्षांश। अक्षांश अक्षांश वे काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। अर्थात अगर ये पृथ्वी है तो इस पे जो ये रेखाएं चलती है, आड़ी रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं, ये क्या होती है? ये अक्षांश कहलाती है। ये अक्षांश कहलाती है। कुल अक्षांश कितने होते हैं? देखो अक्षांशों को एक इस तरीके से समझो। अब ये मान लो ये पृथ्वी है, इसका ये सेंटर लिया मैंने, ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया हमारा। अब मैं यहाँ पे डी रखता हूँ और यहाँ पे 1 डिग्री लगाता हूँ, 2 डिग्री लगाता हूँ, 3 डिग्री लगाता हूँ और इन पे क्या करता हूँ? इन पे पूरा एक अक्षांश खींचता हूँ इस तरीके से। तो ऐसे करते करते यहाँ पे क्या आएगा? 90 डिग्री अक्षांश आएगा हमारा इस बिंदु पे, 90 डिग्री अक्षांश। तो यहाँ 0 से चले हम 90 तक ही है। इधर भी इसी तरीके से कौन सा अक्षांश आएगा? यहाँ 90 डिग्री अक्षांश आएगा। ये 0 से चले 90 तक। तो 1 से लेके 90 तक 90 अक्षांश तो इधर हो गए, 1 से लेके 90 तक 90 अक्षांश इधर हो गए और एक 0 डिग्री वाला अक्षांश। तो टोटल कितने हो गए? 181 अक्षांश। तो हमारे यहाँ पे कुल अक्षांश कितने हैं? 181 अक्षांश है। और अक्षांशों की दूरी हर जगह क्या होती है? समान होती है। कितनी है? 111 किलोमीटर। प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी हर जगह समान होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ आया होगा। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अपने महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी? देखो जो भूमध्य रेखाएं हैं, पृथ्वी की जो भूमध्य रेखाएं, अर्थात जो पृथ्वी के बीचों बीच सेंटर से गुजरती है, अर्थात जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये जो हमारी रेखा होती है ये भूमध्य रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है? भूमध्य रेखा। कर्क रेखा कहाँ पे होती है? उत्तरी गोलार्ध में होती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। और ये कर्क रेखा होगी हमारी। मकर रेखा की बात करूँ, मकर रेखा कहाँ होती है? दक्षिणी गोलार्ध में होती है। ये भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे होती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे होती है। इसी तरह अगर आर्कटिक व्रत की बात करूँ तो ये होता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे आर्कटिक व्रत होता है। और इसी तरह अगर मैं अंटार्कटिक व्रत की बात करूँ तो ये होता है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे अंटार्कटिक व्रत होता है। ठीक है दोस्तों, ध्रुव कहाँ पे होते हैं? ध्रुव जो ये 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री जो होते हैं उत्तर और दक्षिण में, ये क्या होते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। देशांतर। देशांतर क्या होते हैं? वे काल्पनिक लंबवत रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, अर्थात नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। कुल देशांतर कितने होते हैं? 360 होते हैं। ध्रुवों पर दूरी 0 किलोमीटर होती है और भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है जो कि कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा कहाँ से गुजर रही है? लंदन से गुजरती है। देखो
अगर मैं अक्षांश की बात करूँ, ये अगर ये पृथ्वी है हमारी, ये पृथ्वी है, ये हमारा 0 डिग्री सॉरी 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, ये 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। मैं यहाँ से स्केल लेता हूँ इस तरीके से, स्केल के सॉरी डी लेके इस तरीके से अक्षांश। तो यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी आ गई, 0 डिग्री आ गई इस जगह तो। परंतु अगर भूमध्य रेखा की बात करूँ मैं, तो भूमध्य रेखा पे इनकी डिस्टेंस कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर की इनके बीच में डिस्टेंस होती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आई होगा आपको। अगली स्लाइड पर चलते हैं, समय की अवधारणा। देखो, जब हमारी पृथ्वी रोटेट होती है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो अक्ष पे घूमती है, तो ये मान लो हमारी पृथ्वी है, ये जो हमारी पृथ्वी और इधर है हमारा सूर्य। जब पृथ्वी सूर्य के सामने अपने अक्ष पर घूम रही है, तो देखो 24 घंटे में वो एक चक्कर पूरा करती है। अर्थात ये अक्षांशों की संख्या कितनी है, 360 है। 24 घंटे में क्या कर रही है, इनको पूरा कर रही है। तो अगर मैं बात करूं कि 1 घंटे में कितने अक्षांश, तो 360/24, तो लगभग लगभग क्या सॉरी 15 डिग्री, जो 15 अक्षांश या 15 डिग्री अक्षांश है, वो 1 घंटे में पृथ्वी घूम लेती है। तो 1 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, 1 घंटे में तो 60 मिनट, तो 60/15 तो 4 मिनट। तो एक अक्षांश को क्रॉस करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट लगता है। तो हमारी जो समय रेखा है, समय से अगर समय रेखा जो हमारी बनी हुई है, जिसको समय रेखा भी बोलते हैं, प्रधान ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, इससे अगर हम पूर्व दिशा की तरफ जाते हैं, पूर्व दिशा की दर हमारी इस साइड पे, इससे अगर हम पूर्व दिशा की तरफ जाते हैं तो समय क्या होगा, समय बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा। और इससे अगर हम दक्षिण दिशा की सॉरी पश्चिम दिशा की तरफ चलते हैं, तो समय क्या होता है, समय घटता है। फ्रांस में जो हमारा टाइम जोन है, हमारा पूरा जो पृथ्वी है, पूरा जो वर्ल्ड है, वो टाइम जोन में बटा हुआ है। फ्रांस में सर्वाधिक समय क्षेत्र है। फ्रांस के बाद कितने समय क्षेत्र है, सर्वाधिक समय क्षेत्र है, 13 समय क्षेत्र है। इस तरीके से समझो इसको, जैसे हमारी इसको मान लो आप ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा मान लो, तो यहाँ पे अगर 12 बज रहे हैं, 12 कितने हो रहे हैं, 12 AM हो रहे हैं। तो अगर मैं इस लाइन से इधर आऊँगा तो क्या होना चाहिए, 11 AM होंगे प्रत्येक। और अगर मैं इस लाइन से इधर जाऊंगा तो यहाँ पे क्या बच जाएंगे, 1 PM बच जाएंगे। ये कब की बात कर रहा हूँ, 15 डिग्री पे, क्योंकि 1 घंटे में कितना कितना चेंज हो जाते हैं, कितने अक्षांश सूर्य के सामने से निकल जाते हैं, 15 डिग्री अक्षांश सूर्य के सामने से निकल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अब अगले अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजर रही है, प्रशांत महासागर से गुजरने वाली टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग रेखा है। पूर्व से पश्चिम जाते समय तिथि में 1 दिन घटा दिया जाता है। दोस्तों 1 दिन घटा दिया नहीं, जोड़ दिया जाता है। 1 दिन क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इसे जिगजैग इसलिए बनाया गया ताकि एक ही द्वीप समूह पर 2 अलग अलग तिथियां न हो। देखो दोस्तों, अगर ये तिथि रेखा है, इससे अगर मैं कहाँ जाऊँगा, पूर्व से पश्चिम, अर्थात इस साइड चल रहा हूँ, तो क्या होगी, यहाँ पे अगर मान लो 1 तारीख है, और तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 तारीख। और अगर मैं इस साइड चलूँगा, यहाँ पे 2 तारीख है, तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 1 तारीख। अब देखो, अगर मान लो ये एक ही महाद्वीप से होके गुजर रही होती, किसी महाद्वीप को अगर क्रॉस कर रही होती है, तो उस महाद्वीप में इस लाइन के इधर तो 1 दिन पहले की डेट आती है, और इस लाइन के इधर एक दिन बाद, मतलब इधर 1 दिन पहले की डेट आती है और इधर 1 दिन बाद की डेट आती है। तो इसलिए इस परेशानी को दूर करने के लिए इसे जिगजैग बनाया गया, ताकि किसी भी कॉन्टिनेंट के ऊपर से ये ना गुजरे। इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो कि 180 डिग्री देशांतर हमारा है। ठीक है दोस्तों, अगले लाइन की तरफ चलते हैं, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड है अयनांत और विषुवत। इसको समझो। देखो, ये डायग्राम पूरा नहीं आ रहा, मैं दोबारा बना देता हूँ यहाँ पे।
देखो, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये हमारी होती है 3 रेखाएं। कौन कौन सी? 0 डिग्री अक्षांश, कर्क रेखा, मकर रेखा। यहाँ बीच में हमारा सन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। देखो, अब यहाँ पे आपको थोड़ा समझना है। ये हमारी है 0 डिग्री, ये कर्क, ये मकर, ये 0 डिग्री, ये कर्क, ये मकर, ये 0 डिग्री, ये कर्क, ये मकर, ये 0 डिग्री, ये कर्क और ये मकर रेखा। देखो, जब ये 4 कंडीशन लिए मैंने पृथ्वी की, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, 4 कंडीशन, 4 केस लिए हैं पृथ्वी के सूर्य के सामने। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस कंडीशन में बात करूँ तो सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पे पड़ रही होगी? भूमध्य रेखा पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही होगी। अगर मैं इस कंडीशन की बात करूँ तो सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ रही होगी? कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही होगी। अगर मैं इस कंडीशन की बात करूँ तो इस कंडीशन में सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ रही होगी? भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही होगी। अगर मैं इस कंडीशन की बात करूँ तो सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ रही होगी? मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही होगी। ठीक है दोस्तों, जो भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, ये कब कब पड़ती? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। तो इस दिन क्या होते हैं? दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर होते हैं, इसको क्या बोला जाता है? इसको तो बोला जाता है बसंत विषुव, और इसको बोला जाता है शरद विषुव, क्योंकि इसके बाद क्या होती है? बसंत ऋतु स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद शरद ऋतु स्टार्ट हो जाती है। तो 21 मार्च को बसंत विषुव बोला जाता है और 23 सितंबर को शरद विषुव बोला जाता है। इस दिन सम दिन रात होते हैं, अर्थात दिन रात की अवधि बराबर होती है, सम दिन रात होते हैं। दिन रात की अवधि कैसी होती है? बराबर होती है। और अगर मैं बात करूं, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है तो ये कब पड़ती है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ रही है और हमारा भारत कहाँ पे? हमारा भारत कर्क रेखा पे स्थित है। तो हमारे यहाँ पे क्या पड़ती है? उस टाइम पे ठंड पड़ती है। तो ठंड पड़ती है और 22 दिसंबर को मतलब सबसे छोटा दिन होगा हमारा, तो इसको बोलते हैं शीत अयनांत, सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होगी। इसी तरह अगर मैं बात करूँ कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कब पड़ेगी? ये पड़ेगी 21 जून को। 21 जून को इस दिन मतलब कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही है, अर्थात हमारे भारत के ऊपर सूर्य सीधा लंबवत चमक रहा है। तो इस दिन क्या होगा? ग्रीष्म अयनांत होगा और इस दिन लंबा दिन होगा और रात छोटी होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, अयनांत और विषुवत क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड है हमारी सूर्य और चंद्रग्रहण। चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, चंद्रमा कहाँ जाता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो उसको क्या उस टाइम क्या होता है? उस टाइम होता है चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण। और चंद्रग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाए तो उस टाइम क्या होता है? चंद्रग्रहण होता है। युति वो स्थिति होती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सीधी रेखा में हो। जब कौन कौन हो? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सीधी रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? युति स्थिति बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड है ताप कटिबंध। ताप कटिबंध को मैं डायग्राम से समझाना चाहूँगा आप लोगों को। ये हमारी पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये आर्कटिक वृत्त, ये अंटार्कटिक वृत्त। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है दोस्तों, अब देखो सूर्य जो है, सूर्य जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो सूर्य यहाँ से लेके यहाँ तक इन तीन लाइनों के बीच में ही रहता है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में विचरण करता रहता है वो। तो इन दोनों के बीच में जो भी जलवायु पाई जाएगी, जो भी कटिबंध पाया जाएगा, अर्थात ये गर्म रहेंगे क्योंकि सूर्य यहीं चमकता है साल भर, तो इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। और जो इसके ऊपर है, यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी नहीं पहुँच पाती, सूर्य की किरणें तिरछी पहुँच पाती है, तो ये होता है शीतोष्ण कटिबंध। कहाँ से कहाँ तक? आर्कटिक वृत्त तक शीतोष्ण कटिबंध, या इसको समशीतोष्ण भी बोल देते हैं, समशीतोष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण। और इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये ध्रुव है हमारे, जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँच नहीं पाती है, तो ये होता है शीत कटिबंध। अब आपको समझ में आ गया होगा,
उष्ण और शीत मिलके क्या बना, शीतोष्ण। इसी तरह उष्ण और शीत मिलके शीतोष्ण बना है हमारा। तो उष्ण कटिबंध सबसे गर्म होता है, कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है, क्योंकि साल भर सूर्य इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में विचरण करता रहता है। समशीतोष्ण कटिबंध मध्यम तापमान वाला क्षेत्र होता है, और शीत कटिबंध सबसे ठंडा होता है। कौन, आर्कटिक और अंटार्कटिक व्रत के बाद का क्षेत्र जो होता है वो कौन सा होता है, शीत कटिबंध होता है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। ज्वार भाटा, देखो वृद्ध जार, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो तो क्या होता है, वृद्ध जार उत्पन्न होता है। और लघु ज्वार, जब वे समकोण पर हो तो लघु ज्वार उत्पन्न होता है। देखो चंद्रमा और सूर्य उनके गुरुत्वाकर्षण के कारण जब पानी क्या होता है में उबार आता है, ऊपर आता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, टाइडल बल्ज बोलते हैं। जैसे मान लो चंद्रमा हो या सूर्य, उसके कारण जब पृथ्वी का पानी ऊपर उठता है, अर्थात पृथ्वी के पानी में जो उबार आता है उसको क्या बोलते हैं, टाइडल बल्ज बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। और गुजरात की कच्छ की खाड़ी में अधिकतम ज्वारीय ऊर्जा है। गुजरात की कच्छ की खाड़ी में क्या है, अधिकतम ज्वारीय ऊर्जा है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, खत्म हो गया यहाँ पे ये पहला चैप्टर। समझ में आया होगा आपको। थैंक यू।